नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत आज हम उसके विस्तार के बारे में जानेंगे, उसके कालक्रम के बारे में जानेंगे और उसके निर्माताओं के बारे में जानेंगे। हालांकि हमने एक संक्षिप्त अध्ययन पहले कर लिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहता है, उसका जो कालक्रम क्या रहता है, कई इतिहासकारों द्वारा जो दिया गया है उसके बारे में अध्ययन किया है और उसके निर्माता कौन है उसके बारे में हमने संक्षिप्त। आज हम विस्तृत रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माताओं के बारे में और सभ्यता का जो विस्तार कहाँ तक रहता है और सभ्यता का जो कालक्रम कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है। अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को लेकर या निर्माता को लेकर या कहें तो समय और काल को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलते हैं और ये विषय काफ़ी विवादास्पद है। और अगर देखा जाए तो समय समय पर जो नवीनतम शोध होते हैं उनके अनुसार, नए तर्कों के अनुसार, जो नए जो तर्कों के साथ, नए जो उदाहरण एग्जाम्पलों के साथ जो इतिहासकारों द्वारा जो प्रमाणित करने का कार्य किया गया है, काल विभाजन को लेकर चाहे समय की गणना अलग तरीके से की गई है और इसके जो विस्तार को लेकर और बात की जाए इसके निर्माताओं को लेकर नए जो तर्क दिए गए हैं और उनके द्वारा अपने अपने मत प्रस्तुत किए गए। उन्हीं मतों के अनुसार हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो बात करते हैं विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। अगर प्रारंभिक अवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था 1921-20 ईस्वी के अंदर और 1922 ईस्वी के अंदर हड़प्पा और अपने को मोहनजोदाड़ो मिलते हैं। सबसे पहले यही दो नगर जो अस्तित्व में आते हैं। तो उस समय इतिहासकारों की और पुरातत्वविदों की जो धारणा थी वह सीमित थी। उनका मानना था कि इस सभ्यता पहले अगर बात की जाए तो जॉन मॉर्सल ने ये साबित किया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विस्तृत सभ्यता और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। पहले की बात की जाए जो हमने अध्ययन किया था, पीछे की क्लास में भी जिक्र किया गया कि भारत की सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता पहले ऋग्वैदिक सभ्यताओं को ही माना जाता था जिसके निर्माता आर्य थे और उसे ही माना। लेकिन जब से अस्तित्व में और जो पुरातत्व विभाग द्वारा या पुरातत्वविदों द्वारा और बात की जाए इतिहासकारों द्वारा उत्खनन किया गया, उत्खनन के दौरान ये जो सभ्यता के अवशेष अपने को नगरों ग्रामीणों के रूप में मिलते, ग्राम के रूप में मिलते हैं और यहाँ पे कई तरह की वस्तुएं अपने को प्राप्त, तब इतिहासकारों द्वारा ये प्रमाणित किया गया, साबित किया गया कि ऋग्वैदिक सभ्यता से पहले भी कोई भारत में विस्तृत सभ्यता और उन्नत किस्म की सभ्यता थी। और ये भी इतिहासकारों का मानना है कि यूनान की सभ्यताओं से पहले भारत में जो सुविकसित सभ्यता का अस्तित्व देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था में ये जो सीमित एरिया इनका माना गया था, धीरे धीरे जो निरंतर समय अवधि के दौरान जो उत्खनन होते हैं, उत्खनन के पश्चात ये बात जो स्पष्ट हो जाती है कि ये काफ़ी जो सुविकसित सभ्यता थी और इसका विस्तार भी काफ़ी था। तो इसके विस्तार को लेकर भी अलग अलग जो इतिहासकारों के द्वारा अपने मत प्रस्तुत किए गए। अगर बात की जाए तो प्रारंभिक अवस्था में जो बात की जाए जॉन मॉर्सल के द्वारा बताया गया है कि ये जो अगर बात की जाए तो इसके दो बड़े शहर सबसे पहले मिलते हैं। पहले हड़प्पा मिलता है, उसके पश्चात मोहनजोदाड़ो मिलता है। इन दो शहरों को जॉन मॉर्सल के द्वारा किसी बड़े साम्राज्य की राजधानी कहा गया कि हो सकता है कोई विस्तृत साम्राज्य था जिसकी दो राजधानियां अस्तित्व में रही होगी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्षेत्र को देखते हुए। अब बात करते हैं इसके विस्तारित क्षेत्र की। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तारित क्षेत्र बात की जाए तो अगर आज़ादी से पहले बात की जाए तो वर्तमान जो पाकिस्तान का क्षेत्र वहीं से भी अपने को और अफगानिस्तान के क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादा जो अवशेष मिलते हैं। आज़ादी के पश्चात जो उत्खनन के पश्चात बात की जाए तो लगभग 350 स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व में आ चुके हैं, खुदाई हो चुकी है। उनमें से सर्वाधिक बात की जाए तो 200 लोथल से अपने को प्राप्त होते हैं। तो हम मुख्यतः जो महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार है उनके बारे में जाने। पहले जो हमने जिक्र किया था पहले की क्लास का अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार को जो
उत्तर दिशा में अगर बात की जाए तो मांडा जो जम्मू कश्मीर है, जहाँ चिनाब नदी है वहाँ तक मांडा जो है वहाँ तक है। और दक्षिणी हिस्से की बात की जाए तो दायमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ तक है। और पूर्वी हिस्से की अगर बात की जाए जो आलमगीरपुर है, दक्षिण जो हिस्सा है दायमाबाद हुआ परवरा नदी के आसपास का एरिया है। और दायमाबाद की बात की जाए तो दायमाबाद है जो अपने पूर्वी क्षेत्र तक है, पूर्वी क्षेत्र दायमाबाद रहता है जो यूपी में स्थित है और हिंडन नदी पे अवस्थित है। वहाँ से पूर्वी क्षेत्र में, वहाँ से लेकर पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो सुतका गेंडोर है वहाँ तक, सुतका गेंडोर जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है वहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि हमने पहले पढ़ा था उत्तर दिशा में जो जम्मू कश्मीर का मांडा है, मांडा से लेकर यहाँ जो उत्तर दिशा में मांडा है, मांडा से लेकर बात की जाए तो यहाँ दक्षिण में दायमाबाद है, दायमाबाद है जो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। और यहाँ तक जो परवरा नदी के किनारे यहाँ तक अपने को उत्तर से लेकर दक्षिण में जो विस्तार मिलता देखने को सिंधु घाटी सभ्यता का। और पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये वर्तमान यूपी में स्थित है, यूपी में स्थित है। यहाँ पे जो हिंडन नदी है, हिंडन नदी के आसपास का एरिया है। और पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में जो सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर ये कहाँ पे स्थित है, इसकी बात की जाए तो ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ तक इस सभ्यता का, यानी इस एरिया में ये सभ्यता फैली हुई है। यहाँ तक दूर दूर कुछ दूरी में जो कई गाँवों के अवशेष, कई नगरों के अवशेष मिलते हैं। और पश्चिमोत्तर की बात की जाए तो सौरतगुई का क्षेत्र आता है। सौरतगुई कहाँ पे है, सौरतगुई की बात की जाए तो ये अपने स्थित है, कहाँ पे स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ से भी अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब यहाँ तक इस एरिया तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। इसी दायरे में अपने को जो अवशेष उत्खनन में प्राप्त होते हैं शहरों के, रंगनाथ राव के द्वारा दावा किया गया, उनके द्वारा अपना मत प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार बताया गया कि ये उत्तर से दक्षिण तक जो दूरी थी लगभग 1600 किलोमीटर तक की थी, मतलब 1600 किलोमीटर जो इसकी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी थी। और पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी इसकी थी। इस दायरे में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और उनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं उन लोगों द्वारा इस दायरे में अपनी सभ्यता का विस्तार किया गया। अब बात करते हैं विस्तार के अलावा विस्तारित क्षेत्र अपने को कहाँ से मिलते हैं। तो वर्तमान समय में बात की जाए तो ज़्यादातर हिस्सा अपने पाकिस्तान में चला जाता है और भारत में भी कई क्षेत्रों में मिलता है। तो अफगानिस्तान है जो क्षेत्र है वहाँ से अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं, यहाँ तक विस्तार देखने को मिलता है। चाहे बलूचिस्तान को ले लो, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, सिंध का एरिया है। और पंजाब जो अगर बात की जाए तो पश्चिमी और पूर्वी पंजाब की बात की जाए तो पूर्वी पंजाब भारत में रहता है, पश्चिमी पंजाब है जो वह पाकिस्तान में भी स्थित है। यहाँ से भी अपने को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है इनका विस्तार देखने को मिलता है और स्थल प्राप्त होते हैं। राजस्थान से प्राप्त, राजस्थान में चाहे कालीबंगा ले लो, चाहे सरस्वती नदी जो विलुप्त हो जाती है उसका क्षेत्र है। गुजरात से अपने को प्राप्त होते हैं स्थल, गुजरात से तो काफ़ी मात्रा में आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थलों की बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की तो वो वहीं से प्राप्त होते हैं। HR बोले तो हरियाणा से भी अपने को प्राप्त होते हैं। और उत्तरी गंगा घाटी यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ से बिहार का जो क्षेत्र, कई जगहों से अपने को सिंधु घाटी सभ्यता से का विस्तार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र और स्थल है जो मुख्यतः वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जानकारी अपने को प्राप्त होती है। तो अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो क्वेटा है, यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर लेना, किली है, गुल मोहम्मद है, डम्बसदात और मुंडिक नदी है। इनकी घाटियों से अपने को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल प्राप्त होते हैं और इनका विस्तार देखने को इन क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें अपने को इस सभ्यता से संबंधित प्राप्त होती है उसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और बलूचिस्तान, जिसे बलूचिस्तान कह दो या बलूचिस्तान कह दो, ये पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय में। यहाँ से बात की जाए तो लोरलाई व झोब नदी घाटी है जो हमने ताम्रयुगीन सभ्यताओं के तहत भी पढ़ा था कि झोब नदी घाटी, जो झोब सभ्यता, जो क्वेटा, कुली और अमरीनल और झोब संस्कृति के बारे में, वहीं उन घाटियों के आसपास बात की जाए तो यहाँ से अपने को ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। और कुली सभ्यता
कुल्लिकी की अपने ताम्रयुगीन सभ्यताओं के तहत अध्ययन किया था और इसी के आधार पर कई इतिहासकारों के द्वारा और पुरातत्वविदों द्वारा ये बात जो प्रमाणित की जाती है कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताओं के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण होता है और वही उसके जनक और निर्माता होते हैं। इन्हीं आधार पर, इन साक्ष्यों के आधार। अब बात करते हैं सिंध का क्षेत्र, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से जो अमरी नामक क्षेत्र, जो अमरी नल की सभ्यता भी अपने को मिलती, पिगट महोदय द्वारा ताम्रयुगीन सभ्यताओं का 4 भागों में विभाजन किया गया था। तो बात करते हैं कोडदजी है, कोडदजी भी जिसे कहते हैं, और अली मुराद है, चाहुंदड़ो है। ये सिंध के जो मुख्य क्षेत्र होते हैं जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं उत्खनन में। और बात की जाए तो पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब में रोपड़ है, बाड़ा है, संथोल है। वर्तमान में ये जो भारत में स्थित पंजाब की बात है, वहाँ से जो रोपड़, बाड़ा, संथोल नामक जो स्थलों से अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। हरियाणा की बात की जाए तो बनावली, जिसे कहते हैं बनावली भी जहाँ कहा जाता है, और राजीगढ़ी और मिताथली से अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। बात की जाए गुजरात की तो गुजरात में तो काफ़ी मात्रा में जो सर्वाधिक 200 स्थल अपने को यहीं से प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्य स्थलों की बात की जाए तो लोथल है, लोथल जहाँ से अपने को गोदीवाड़ा यानी किसी बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनके बारे में विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। रंगपुर है, रोजदी है, मालवण है, सुरकोटड़ा, जहाँ से अपने को घोड़े के साक्ष्य होने के अवशेष प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के तहत। तो ये मुख्य क्षेत्र। राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में जो कालीबंगा है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र, वहाँ से भी अपने को यहाँ पे जो मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी का हल वगैरह कई चीज़ें मिलती है। भूकंप के साक्ष्य भी अपने को देखने को प्राप्त होते हैं। और सरस्वती नदी जो बात की जाए पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान में बहती थी और गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त होती, तो इस नदी जो ये नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, जिसका उल्लेख अपने को वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है। और इसी नदी के आसपास भी अपने को जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखने को मिलते हैं, इसका विस्तार देखने को मिलता है। रंगनाथ राव के बारे में हमने बात की तो इन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में 1600 किलोमीटर की दूरी और पूर्व से पश्चिम तक 11 किलोमीटर की दूरी में जो सिंधु सभ्यता के विस्तार होने के बारे में बताया गया, ये इनका मत है। प्रमुख नगरों की बात की जाए तो प्रमुख नगरों में जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को बात की जाए तो यहाँ पे जो विस्तृत साम्राज्य की राजधानी जॉन मॉर्सल के द्वारा भी माना गया है। तो ये 2 प्रमुख शहर रहते हैं। और चाहुंदड़ो है की बात की जाए, लोथल है गुजरात वाला, कालीबंगा, हिंसार है, बनावली है, सुतका गेंडोर है, सुतका को है, और बालाकोट है। कई क्षेत्र जो पाकिस्तान में स्थित है, यह जो प्रमुख नगर सिंधु घाटी सभ्यता के माने जाते हैं। अब सभ्यता का जो कालक्रम है, सभ्यता के कालक्रम के बारे में मैंने आपको नोट डाउन करवा रखा है। चाहे वो आप जो बात करें तो जॉन मॉर्सल का हो, डीपी अग्रवाल का हो, राजबली पांडे का हो। राजबली पांडे का भी 4000 ईस्वी से लेकर 3500 ईस्वी तक है। और बात की जाए तो डीडी कौसाम्बी है। कई जो इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग समय की गणना की गई है। हालांकि ये बात स्पष्ट है जॉन मॉर्सल के द्वारा कर दी जाती है कि ये ऋग्वैदिक सभ्यताओं से पूर्व की सभ्यता है और भारत की अति प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो बात की जाए तो इसमें जॉन मॉर्सल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया 3250 से लेकर 1750, हालांकि जो पीछे मैंने आपको लिखाया वहाँ पे कोई त्रुटि रह गई है, जहाँ पे मैंने 2750 करवा दिया था, इससे आप सुधार लेना इस त्रुटि को। और 1750 ईस्वी यानी 3250 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, बीसी का मतलब है ईस्वी पूर्व की ये घटना है, जहाँ पे हो सकता है संभवतः इस उन्नत किस्म की सभ्यता का अस्तित्व रहा होगा। ये जॉन मॉर्सल के द्वारा, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये बात प्रमाणित की जाती है। और डीपी अग्रवाल के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि डीपी अग्रवाल के द्वारा C14 कार्बनिक विधि के द्वारा जो इतिहास में जो कालक्रम, जो समय की गणना करने में जो वैज्ञानिक पद्धति है, उसके अनुसार उन्होंने 2300 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक इसे जो सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया गया है। हालांकि ये इनमें काफ़ी मतभेद है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो निकट भविष्य में अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाती है और इतिहासकारों को इसमें सफलता मिल जाती है तो ये बात जो और भी प्रमाणित हो जाएगी या
उन साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जाए, इसके काल की गणना की जा सकेगी। तो बात करते हैं ये सभ्यता का काल, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया और मैंने नोट डाउन करवा रखा है आपको, चाहे कोई से भी बात की जाए, राजबली पांडे का हो चाहे डीपी अग्रवाल का हो, सभी का जो मैंने नोट डाउन करवा रखा है कालक्रम। उस फैक्ट को आप एक बार रिवीजन कर लेना, याद करने का प्रयास करना। सभ्यता के निर्माताओं की बात की जाए तो वही विवाद जो कल की क्लास में हमने बात की थी, और यहाँ थोड़ा विस्तृत रूप से हमने कल की क्लास में यहाँ संक्षिप्त रूप में जानेंगे। तो विवादास्पद यही इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है। कई कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं से जो इसका निर्माण होता है, जो रोमिला थापर ने कहा था, रोमिला थापर ने जो बलूच ग्रामीण संस्कृति है उसके निर्माता उनको ही इसका सिंधु घाटी सभ्यताओं का निर्माता माना है। किसी ने द्रविड़ लोगों को माना है, किसी ने आर्य लोगों को माना है, सिंधु घाटी सभ्यता के जनक माना गया। इतिहासकारों में काफी मतभेद यहाँ देखने को मिलते हैं। मुख्यतः यहाँ इनके निर्माताओं के बारे में 3 मत प्रचलित है, जिनकी अगर बात की जाए तो 3 मतों में जो एक मत है मिश्रित जाति के लोगों के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया होगा, द्रविड़, और दूसरा मत है द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा, और तीसरा है आर्य जाति के लोगों के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया हो गया। अब बात करते हैं इसमें पहले मत की, तो मिश्रित जाति के लोगों, ये अनुमान इस वजह से लगाया जाता है कि यहाँ पे जो अपने को नर कंकाल मिलते हैं वह 4 मानव जातियों से संबंधित मिलते हैं। स्टुअर्ट पिगट महोदय के द्वारा बताया गया है कि एक तो ऑस्ट्रेलाइड है, एक मंगोलाइड है, एक अल्पाइन है और एक भूमध्य सागरीय, और सर्वाधिक मात्रा में जो भूमध्य सागरीय मानव के नर कंकाल अपने को प्राप्त होता है। तब इसी आधार पर अनुमान लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा कि संभवतः इन मिश्रित लोगों के द्वारा ही इस सभ्यता का निर्माण किया गया होगा। और दूसरी बात की जाए तो द्रविड़ लोगों, ये अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि संभवतः इस सभ्यता का विकास द्रविड़ लोगों के द्वारा किया गया, और आर्य लोगों के आक्रमण के पश्चात ये द्रविड़ लोग दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं और इन्हीं के द्वारा जो इस सभ्यता का निर्माण किया गया। और आर्य लोगों के बारे में कुछ लोगों का, इतिहासकारों का मानना है कि आर्य लोगों के द्वारा भी इस सभ्यता का निर्माण किया गया, क्योंकि आर्य संबंधित, लेकिन ये बात जो हमने पहले भी स्पष्ट कर दी थी कि वर्तमान समय में ये बात प्रमाणित हो चुकी है, जो साक्ष्यों के आधार पर आर्य और सुमेरियन लोग इस सभ्यता के जनक नहीं माने जा सकते। ये जो बात, और कई मतों में ये भी कहा गया जो मिस्र की सभ्यता है उसकी भी एक शाखा माना है, चाहे सुमेरियन सभ्यता की बात करें, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि यहाँ से जो वस्तुएं मिलती है वो समानता और साम्यता रखती है, इस आधार पे कहा गया है। तो ये इतिहासकारों के द्वारा इसकी बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में और इसके कालक्रम और इसके जनक निर्माताओं के बारे में बताया गया है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, जो उत्तर में लेकर मांडा से जम्मू कश्मीर स्थित है वहाँ से लेकर दायमाबाद तक रहता है, दक्षिण में जो महाराष्ट्र तक स्थित है, और पूर्व में जो आलमगीरपुर से लेकर जो यूपी में स्थित है वहाँ से लेकर यहाँ तक सुतका गेंडोर तक रहता है पाकिस्तान में, और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शोरतगुई तक रहता है। तो इस क्षेत्र में जो लगभग दायरा रहता है 1600 किलोमीटर से लेकर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो 1100 किलोमीटर तक संभवतः ये सभ्यता फैली हुई थी, जो वर्तमान जो उत्खनन से हमें ये बातें पता चलती है। और उसके अलावा बात की जाए तो जो क्षेत्र है इसका विस्तारित क्षेत्र मुख्यतः जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तरी गंगा घाटी क्षेत्रों में अपने को देखने को मिलते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल अपने को प्राप्त होते हैं। और बात की जाए तो सभ्यता का कालक्रम अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग किया गया है, जिसका मैंने पहले आपको नोट डाउन करा दिया है। जो राजबली पांडे को ले लो आप, चाहे जॉन मोर्सल को ले लो, डीपी अग्रवाल को ले लो, रोमिला थापर को ले लो, कई इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग है। हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद है और ये विवादास्पद है। जब सिंधु घाटी सभ्यता की संभवतः लिपि पढ़ी जाए तो मुख्यतः अपने को इन बातों के, मान लो आप जो विस्तार की बात है या चाहे निर्माण की बात है या कालक्रम की, जिसके इनके बारे में हमें प्रमाणित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ये जो सभ्यता का कालक्रम रहता है, सभ्यता के निर्माताओं के बारे में इतिहासकारों के द्वारा
अलग अलग मतभेद दिए गए हैं, चाहे बलूच जो ग्रामीण बस्तियों से इसका उनके द्वारा निर्माण किया गया, चाहे द्रविड़ों के द्वारा, चाहे आर्यों के द्वारा, चाहे मिस्र की सभ्यता की एक शाखा बताया गया, सुमेरियन सभ्यता की भी एक शाखा इसे बताया गया। तो ये भी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। संभवतः निकट भविष्य में जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ने के पश्चात ही इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और अपने सुझाव भी दे सकते हो। आपके सुझाव आमंत्रित है। और भी कोई चीज़ आपको विस्तृत रूप से जाननी हो तो निसंकोच आप बता सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।